यूनान में एक बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ हकीम लुकमान। हकीम लुकमान यूनानी चिकित्सा पद्धति का बड़ा ही अद्भुत जानकार था। यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेदिक पद्धति, ऐसे होम्योपैथ पद्धति, ऐसे एलोपैथ है, वैसे यूनानी चिकित्सा पद्धति आज भी भारत के कई सारे विश्वविद्यालयों में ये पद्धति पढ़ाई जाती है। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति का बड़ा ही अद्भुत जानकार हकीम लुकमान हुआ आज से 2100 साल पहले। अपने एक शिष्य को इसने एक दिन भारत के लिए भेजा। भारत क्यों भेजा? क्योंकि आयुर्वेदिक गुण सिद्धांत ये जानना चाहता था। इसने अपने एक शिष्य को भारत भेजा, लेकिन शिष्य से कहा कि तुम भारत जा रहे हो, तुम बीच में यात्रा करोगे, रुकोगे, विश्राम करोगे, इमली के पेड़ के नीचे ही विश्राम करना, इसके अतिरिक्त और कोई पेड़ के नीचे तुम्हें विश्राम नहीं करना। क्योंकि उस समय यात्राएं लंबी होती थी, धर्मशालाएं तो होती नहीं थी, अब पेड़ ही अपने आप में एक धर्मशालाएं होते थे। तो यहाँ शिष्य ने बात मानी और इमली के पेड़ के नीचे ही विश्राम करता हुआ ये यात्रा करने लगा। धीरे धीरे भारत पहुंचा, लेकिन भारत पहुंचते पहुंचते इस शिष्य की हालत मरने जैसी हो गई, मरणासन्न हो गया। जब ये भारत में आकर हमारे महर्षि चरक से मिला तो बस मरणासन्न था। महर्षि चरक के चरणों में जाकर गिर पड़ा, सारी बात बताई कि मैं हकीम लुकमान ने भेजा हूँ। महर्षि चरक समझ गए इसकी हालत उसने ही गंभीर कर दी है, मैं आयुर्वेदिक गुण सिद्धांत सीखने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी अब स्थिति मरने जैसी हो गई है, तो पहले आप मुझे बचाइए, फिर मुझे आयुर्वेदिक गुण सिद्धांत दीजिए। महर्षि चरक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। महर्षि चरक ने देखा कि हकीम लुकमान ने उनके पास शिष्य के रूप में ही एक प्रश्न भेजा है और इसका उत्तर उसी की भाषा में देना चाहिए। तब यहाँ पर महर्षि चरक बोले, मैं तुम्हें कोई गुणसूत्र नहीं देने वाला, बस तुम अपने गुरु के पास लौट जाओ, लेकिन जो तुमने यात्रा इमली के पेड़ के नीचे होकर की है, वही अब तुम नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करके करना। क्योंकि यहाँ आपको समझना पड़ेगा इमली का पेड़ कैसा होता है, उसका जो आसपास का वातावरण होता है अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, आपकी प्राण ऊर्जा सारी खींचने लगती है, मतलब आपके भीतर रोग अलग तरीके के, चूंकि वात पित्त कफ ये अनबैलेंस हो जाते हैं, तो आपके भीतर अलग तरीके के रोग पैदा हो जाते हैं जो आपको मरणासन्न भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इमली के पेड़ पर चुड़ैल जो है उल्टी लटकी रहती है, मतलब वहां पर मत जाओ। तो ये एक कहावत बना दी ताकि इमली के पेड़ के नीचे हम विश्राम न करें, वहां न जाएं, वैसी ऊर्जा नहीं होती, आपकी ऊर्जा और खिंच जाती है। तो यहाँ पर महर्षि चरक जानते थे, इसलिए नीम के नीचे यात्रा करते हुए तुम जाओ। नीम, क्योंकि नीम तुम्हारी प्राण ऊर्जा को संवर्धन करता है, नीम तुम्हारे रोगों को बैठने मात्र से, उसकी आबो हवा से तुम्हारे रोग ठीक होने लगते हैं। तो यहाँ पर शिष्य ने बात मानी और धीरे धीरे यात्रा करता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा और नीम के वृक्ष के नीचे यात्रा की, इसलिए वो ठीक हो गया वहां तक पहुंचने में। हकीम लुकमान समझ गया कि भारत के ऋषियों का भारत की आयुर्वेदिक पद्धति का कोई मुकाबला नहीं है। तो वो महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, बड़ा ही वृहद ग्रंथ लिखा, जिसका मैं अध्ययन आजकल कर रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए निकाल कर लाने वाला हूँ। आयुर्वेद में आपको ये तो मिलेगा ही कि आप क्या खाएं, लेकिन आपको ये भी मिलेगा कि आप क्या न खाएं और कब न खाएं। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही बात करने जा रहा हूँ जो बड़ी ही भयंकर है, बड़ी भयंकर सच्चाई है। मैंने जब देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। वो कौन सी कि हम दिन प्रतिदिन एक चुटकी नमक खाते हैं, आटे में नमक खाते हैं, सब्जी में नमक खाते हैं, पिज्जा बर्गर में नमक खाते हैं, हम नमक खाते हैं और वो नमक जहर है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से निकला हुआ है और समुद्र से निकला हुआ नमक आयुर्वेद में जहर बताया, निम्न कोटि का बताया गया है। 1930 से पहले इस देश में कोई समुद्री नमक नहीं खाता था। यहाँ पर जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च करी, तो दांडी मार्च से वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, अखबारों में मेन फ्रंट पेज पर ये छपी, दांडी मार्च और समुद्र से ही नमक निकाला गया। तो ये बात पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से गांधी जी को पहले फॉलो करता था, पूरा भारतवर्ष आंख बंद करके फॉलो करता था। तो तब से ये धीरे धीरे घुसना शुरू हुआ, ये समुद्री नमक, और घुसते चला गया। और 1947 में सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ। वो कौन सा दुर्भाग्य हुआ? आप कहोगे 1930 से पहले भारत में ये नमक नहीं खाया जाता था, तो कौन सा नमक खाया जाता था? तो 1930 से पहले इस भारतवर्ष में सेंधा नमक खाया जाता था। सेंधा नमक क्या होता है? सेंधा नमक प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, वो आपको पहाड़ों से मिलता है। पहाड़ों की सीधी सीधी शिलाखंड होते हैं और उन शिलाखंडों को क्रश करके बाद में वो नमक बनाया जाता है। अगर आपने देखा हो तो हमारे यहाँ, मैंने देखा था 20 साल पहले तक हमारे गाँव वगैरह में वो नमक लाया जाता था और हमारी दादी वगैरह, अम्मा वगैरह उसको फिर चाकी में पीसती थी उस नमक को। तो आप सभी ने देखा होगा। तो वो नमक का प्रयोग, यहाँ सेंधा नमक का प्रयोग होता था। लेकिन दुर्भाग्य 1947 में क्या हुआ? दुर्भाग्य ये हुआ कि जब बंटवारा हुआ, रेड क्लिफ ने बंटवारा ऐसी लाइन आड़ी टेढ़ी खींच दी कि सब सत्यानाश कर दिया।
जो भारत की पहचान थी माँ सिंधु नदी, वो पाकिस्तान पहुंचा दी और पाकिस्तान में ही सैंधव क्षेत्र चला गया। सैंधव क्षेत्र कौन सा? जो सिंधु नदी के आसपास का पूरा तटीय इलाका था, जिसमें पहाड़ थे। किसके पहाड़ थे? सेना नमक के पहाड़ थे। सेना शब्द ही सिंधु से आया है। सप्त सैंधव क्षेत्र थे, सैंधव क्षेत्र से यहाँ सेना बना है। तो सारे नमक के पहाड़ जो सेना क्षेत्र के थे वो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान हमसे गुथता रहता है, लड़ता रहता है। तो यहाँ फिर सेना नमक हमको धीरे धीरे हटकर सेना नमक से यहाँ आयोडीन नमक पर आना पड़ा। हमारी सरकार भी बावड़ी होगी, सरकार ने फिर यहाँ कानून ही बना दिया कि आप आयोडीन युक्त नमक ही खाओगे और वो ही यहाँ दुकानों पर बेचा जाएगा। तो ये एक दुर्भाग्य इस भारतवर्ष को झेलना पड़ा। तो सिंधु नदी पाकिस्तान में चली गई और उसके पहाड़ भी पाकिस्तान में चले गए। अगर आप देखोगे तो सिंधु नदी पूरी पाकिस्तान में होकर बह रही है। दुर्भाग्य देखो, जिस सिंधु के नाम पर ही ईरानी हमें हिंदू कहते थे। अगर आप पुरातन देखोगे उनके यहाँ शिलाखंडों में लिखे हुए हैं, सिंधु के नाम पर हिंदू और हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। वो सिंधु जो जिसके बारे में अगर ऋग्वेद में देखोगे तो माँ गंगा के बारे में तो कुछ ही श्लोक, लेकिन सैकड़ों श्लोक यहाँ माँ सिंधु को लेकर है। सिंधु की घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है पूरे विश्व में। तो सिंधु नदी हमारी चली गई, जिससे हम हिंदू कहलाते थे और हिंदुओं को इसके बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा सा जानो, अपने हिंदुत्व के बारे में जानो, अपने सनातन संस्कृति के बारे में जानो। अगर जानना है तो वीर सावरकर को पढ़ो। फादर ऑफ हिंदुत्व वीर सावरकर एक ऑडियो बुक है कुकू एफएम पर, बड़ी ही अद्भुत ऑडियो बुक है। वीर सावरकर के बारे में पूरा उनका चरित्र है। वीर सावरकर कौन? बाल गंगाधर तिलक कहते थे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार कोई है तो वो वीर सावरकर हैं। अद्भुत राष्ट्रभक्ति। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी वीर सावरकर से प्रभावित थे। तो इस बुक को जरूर पढ़ें कुकू एफएम पर। जैसा कि आप जानते हैं कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको हजारों ऑडियो बुक आपकी भाषा में और आपके पसंदीदा टॉपिक्स पर, चाहे वो बायोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सेल्फ मोटिवेशन हो, कोई भी हो, आपको प्राप्त होती है। साल भर के लिए कुकू एफएम आपको मिलता है 399 में, लेकिन अगर आप मेरा वाउचर कोड यूज करते हैं व्रत 50 तो आपको 399 की जगह देने होंगे केवल 199। तो जाएं जल्दी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें। कुकू एफएम पर अद्भुत इन सभी ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। अब आते हैं नमक पर। तो सेंधा नमक और जो आप सफेद नमक खाते हो, दोनों में अंतर क्या है, इनकी गुणवत्ता में क्या अंतर है? तो बड़ा अंतर है इसमें। जैसे सेंधा नमक जो होता है उसमें 84 तरीके के आपको पोषक तत्व मिलेंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे उसमें 84 तत्व हैं। आप गूगल पर देखोगे तो पूरी एक साइट है जिस पर ये सारे 84 तत्व आपको दिखा रखे हैं कि कौन कौन से इसमें तत्व मिलते हैं। 84 तत्व जो शरीर के लिए एसेंशियल हैं। और आप हम जो सफ़ेद नमक खाते हैं उसमें कितने मिलते हैं? केवल 3 मिलते हैं। तो बाकी 84, बाकी 81 जो बचे वो कहाँ से मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे। तो शरीर के भीतर यहाँ बीमारियाँ पैदा हो जाएंगे। राजीव दीक्षित जी को मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि उनके गुरु ये सफ़ेद नमक खाते थे तो उनको पैरालाइज हो गया। अब जब पूरा शरीर ही लकवाग्रस्त हो गया और इतना भयंकर लकवा कि न चल पाए, न उठ पाए, न बोल पाए, इतना भयंकर लकवा। हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले इनका कोई इलाज नहीं है, बांध के रखने पड़ेंगे, दवाइयाँ भी जैसे तैसे हम दे पाएँ, देखो कुछ हो जाए। तो यहाँ पर राजीव दीक्षित जी अपने गुरु जो धर्मपाल जी थे उनको ले आए। यहाँ पर राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि मैंने केवल उनको 3 खुराक दी, क्योंकि मैं समझ गया कि उनके भीतर किस चीज़ की कमी है। जो सेना नमक से इनको पोषक तत्व मिलने थे वो नहीं मिल पाए। तो उन्होंने होम्योपैथ की एक दवाई होती है जिसमें सेना नमक के ही वो सारे पोषक तत्व होते हैं, और इसकी जगह वे कहते हैं कि मैं पानी भी उबाल कर दे सकता था सेना नमक का, क्योंकि होम्योपैथ में वही सेना नमक वाले गुण थे। तो यहाँ पर आश्चर्य क्या हुआ, 3 खुराक में जो धर्मपाल जी थे वो चलने लग गए। मतलब सुबह दोपहर शाम दी 3 खुराक, दूसरे दिन तो वो धीरे धीरे चलने लग गए। 10 दिन में बिल्कुल फिट हो गए। जिसने देखा वो आश्चर्य कर रहा था। ये यहाँ पर राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि हमारे आयुर्वेद में कितनी अद्भुत शक्ति है। दूसरा उन्होंने राजीव दीक्षित जी ने एक और अनुभव लिया, यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया, वो किया दही के साथ। आप क्या कर सकते हो, दही और दूध के साथ सफ़ेद नमक नहीं ले सकते, आप मारे जाओगे। तो यहाँ पर क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि टेलीस्कोप के नीचे दही लगाई। दही में क्या होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु दिखते हैं जो हिलते रहते हैं, कभी आप टेलीस्कोप के नीचे देखना। तो यहाँ पर राजीव दीक्षित जी ने पहले दही में सफ़ेद नमक डाला, और जब जैसे सफ़ेद नमक डाला टेलीस्कोप के नीचे देखा तो सारे जो जीवाणु थे वो बिल्कुल मर गए। और जब उन्होंने उसी दही में सेना नमक डाला तो कोई भी जीवाणु नहीं मरा। कितनी बड़ी बात है और कितने छोटे तरीके से यहाँ राजीव दीक्षित जी समझा देते हैं। मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि
सेंधा नमक जब दही के जीवाणु नहीं मार, जीवाणु मतलब वो जो हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं, वो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, उनको नहीं मार रहा। आप सेंधा नमक दूध दही के साथ ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद नमक नहीं ले सकते, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपनी रसोई में बिल्कुल हटा दो, छोटी सी चीज़ है सेंधा नमक और सफ़ेद नमक, बिल्कुल हटा दो सफ़ेद नमक, सेंधा नमक उपयोग में लाओ। लेकिन कौन, आप कहोगे कि सफ़ेद नमक सरकार बेच रही, क्यों बेच रही है? आयोडीन इसमें मिलाती है, जब समुद्र से निकल कर आता है फिर इसमें आयोडीन मिलाई जाती है, आयोडीन युक्त किया जाता है इसको, क्योंकि आयोडीन की कमी से यहाँ पर रोग हो जाता है, घेंगा एक रोग हो जाता है। आप आयोडीन की कमी से रोग देखोगे तो भारत में कोई नहीं है, भारत के पहाड़ी इलाकों में आपको ये वो भी लो रिस्क पर मिलेगा। अगर जैसे उत्तराखंड देखोगे, हिमाचल प्रदेश देखोगे और आपका ये जम्मू कश्मीर देखोगे तो वहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं उसमें आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन जो भी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ये आयोडीन की कमी वाला रोग उन्हें होता है, इसलिए उनको खिलाओ ये समुद्री नमक आयोडीन मिला मिला के। भारत को खिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत के गांव में अगर आप एक कटोरी दाल अगर लेते हो तो आपकी आयोडीन की मात्रा पूरी हो ही जाती है। आप डेयरी प्रोडक्ट हम सब लेते ही हैं तो आपकी आयोडीन की मात्रा पूरी हो जाती है, उसके लिए आपको ये सफ़ेद नमक खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और रिसर्च आपको भारत की बताती है कि भारत में सबसे ज़्यादा नमक सफ़ेद खाया जाता है और सबसे ज़्यादा आयोडीन इनटेक की जाती है, आयोडीन ली जाती है। आयोडीन सबसे ज़्यादा लेने में दिक्कत बहुत है, जैसे कम हो जाने में दिक्कत है, ज़्यादा हो जाने में और ज़्यादा दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। भारत में कभी बीपी किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन जब से ये आयोडीन युक्त नमक आया ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ यहाँ आना शुरू हो गई। क्या होता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी फेलियर होता है, शुगर, डायबिटीज़, ये भी इसकी ही ब्लड प्रेशर की वजह से बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। भयंकर भयंकर बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों को आप दरकिनार कर सकते हो केवल अपना नमक बदल कर। आँखों में जैसे धुंधलापन आने शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि नमक क्या करता है? प्रेशर बढ़ा देता है, आपकी जो आर्टरी वीन्स होती है उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो आँखों की रोशनी भी यहाँ पर प्रभावित होती है आपके आयोडीन युक्त नमक खाने से। तो मत खाओ, इसकी जगह सेंधा नमक यूज़ करो, काला नमक यूज़ करो। सेंधा नमक नेचुरल है, पहाड़ों से निकलता है, इसमें कोई रिफाइनिंग नहीं होती, सीधा सीधा पीस कर आपको दे दिया जाए। थोड़ा महंगा आता है लेकिन आपके जीवन से महंगा नहीं है, इसीलिए आप सेंधा नमक प्रयोग करो। क्योंकि जो हम सफ़ेद नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, उसमें एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो आदमी को नपुंसक बनाता है। मतलब बच्चे पैदा, जो आज इतनी बड़ी परेशानी इस भारतवर्ष में हो गई है, वो केवल इस सफ़ेद नमक को खाने से है। जो माताओं के, दोनों के, पुरुष और हमारे यहाँ स्त्री दोनों में ही ये समस्या पैदा हो रही है कि बच्चे नहीं हो रहे, वो नपुंसक बनाता है ये सफ़ेद नमक। ये रिसर्च में साबित हो चुका, जर्मनी में तो बैन कर दिया है इसे। जर्मनी में आयोडीन युक्त नमक नहीं मिलता। आप इंग्लैंड की रिसर्च पढ़ो तो इंग्लैंड में केवल 5% लोग हैं जो आयोडीन युक्त नमक लेते हैं, बाकी 95% नहीं ले रहे आयोडीन युक्त नमक, सीधा सीधा नमक ले रहे हैं वो बिना आयोडीन का। आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है जो हम खा रहे हैं जिस नमक को, और तमाम बीमारियां, थायराइड, जो कैंसर होता है वो इसी नमक के एक्सेस के कारण होता है। क्योंकि हम लेते भी तो खूब भर भर के हैं ना, आटे में डाल रहे हैं, सब्जियों में डाल रहे हैं भर भर के, ऊपर से फिर बाद में छिड़क रहे हैं, तो भर भर के लेते हैं। लेकिन यूरोप के देशों ने, अमेरिका के देशों ने बैन कर रखा है इस नमक को, और हम उसको मजे से खा रहे हैं। क्योंकि भारत में आप देखोगे तो 1782 में आकर अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता में ठेका लिया ये नमक बनाने का। धीरे धीरे 1834 में जाकर यहाँ कानून बना दिया कि केवल वे ही बनाएंगे नमक, ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा यहाँ पर, जितने भी उनका शासन जहाँ तक हो चुका था। क्योंकि उस समय भारत में तरह तरह से नमक बनता था, जैसे हमारे राजस्थान में सांबर झील है, यहाँ पर नमक बनाया जाता था, आज तक वहाँ नमक बन रहा है। ये नमक अच्छा है। कुओं से नमक बनता था, मतलब कुओं में जो पानी होता है उसको फिर एवोपरेट करके वहाँ नमक बनता था। एक लोनिया मिट्टी होती है उससे नमक बनता था, उसको तो बैन ही कर दिया अंग्रेजों ने, बोले इससे तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। और अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में बहुत अच्छी अच्छी झीलें हैं जिससे ये नमक बनता था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने कानून बना दी और सारा कब्जा नमक पर पहले खुद कर लिया, और धीरे धीरे करके इस देश में आयोडीन युक्त ये नमक ले आए। पता नहीं कौन सी विद्या यहाँ पढ़ाई और ये आयोडीन युक्त नमक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये समुद्र का नमक है, बड़ा सस्ता होता है तो यहाँ पर बड़ा अच्छा मार्जिन होता है, नेताओं को अच्छा मार्जिन मिल जाता है, इंडस्ट्री अच्छा मार्जिन कमाती है, और धीरे धीरे देश चाहे बिल्कुल बर्बाद हो जाए। हमारी भी ये गलती है, तो इस बात को थोड़ा सीरियस लें, अपने घरों से बिल्कुल इस नमक को दफ़ा कर दें। सेंधा नमक
प्रयोग में लाएं और खुद देखें, 1 महीने प्रयोग करें और फिर देखें कि आपके जीवन में, आपके शरीर में किस तरीके का बदलाव हो रहा है। जिनको ब्लड बीपी की प्रॉब्लम है वे इसको जरूर अनुभव करेंगे, आपका बीपी फिर फ्लक्चुएट नहीं होगा। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आयुर्वेद को लेकर, क्योंकि जरूरी है हमारे डेली रूटीन में, हमारे नित्य प्रति, हमारी रसोई में न जाने कितनी औषधियाँ हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। ये सब चर्चाएं करेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।